press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा एलडीसी भर्ती 2018 सेकंड ग्रेड 2018 एसआई भर्ती और एचएम भर्ती, इसका नाम रीट लेवल प्रथम और रीट लेवल सेकंड को लेकर और तमाम कई इश्यू को लेकर मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं रीट लेवल 2 के लिए कहना चाहूंगा, दोस्तों याद कर लीजिए वो पल जब आप लोगों का हर जगह साथ दिया, यानी कि जो कहा वो किया। मैं दिल्ली था 5:15 बजे 5 मार्च को आपको ये कहा था मैंने कि आज शाम तक या कल तक आपके जिला आवंटन और कैलेंडर जारी हो जाएगा। रात को उस दिन जिला आवंटन हुआ और कल आपका कैलेंडर जारी हुआ। और एक चीज और बताई थी, आप याद करना गौर से या बैक में जाकर लाइव को वापस देखना, वीडियो को वापस देखना। मैंने ये कहा था कि आचार संहिता लगने से पहले मेरी कोशिश यही है कि आपके दस्तावेज सत्यापन हो, और 8 मार्च को आपके दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं। जो कहा वो किया। आप इसका प्रूफ आप वीडियो देख सकते हो। दोस्तों सभी मैं उन नवचयनित साथियों से यही कहना चाहूंगा, 8 तारीख को ही सभी अपनी जिला परिषद में पहुंच जाए। आज बीकानेर निदेशालय उनके सारे डॉक्यूमेंट जिला परिषदों को भेज देंगे। किसी कारणवश मान लीजिए 8 तारीख को कहीं नहीं और तो 9 को हो जाएगा दस्तावेज सत्यापन। 11 तारीख को आपको काउंसलिंग करवानी और ज्वाइनिंग लेनी है, इसलिए सभी लोग अपने 3-4 दिन के लिए बिस्तर उस्तर जो लेके वहां पहुंच जाए, क्योंकि 8 को दस्तावेज सत्यापन है, कहीं 9 जो हो जाए पता नहीं कोई किसी कारण, और उसके बाद 11 को आपकी काउंसलिंग है और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो सभी लोग, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब वो तो एलिमेंट्री एजुकेशन की साइट पे आया ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को घरों से निकले और जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं है वहां रहे। पहले आप दस्तावेज सत्यापन करवाएं, उसके बाद आप लोगों के काउंसलिंग करवाए और ज्वाइनिंग करवाए। आप लोग अपने घरों से निकले और निश्चित स्थान पे आप पहुंचे सभी जिला परिषदों में। कल सुबह भी मैंने कहा था कि मेरी आज पूरी कोशिश है कि आपका रिसफल और वेटिंग का कैलेंडर जारी करवाता हूं नियुक्ति का। जो कहा वो किया, आपको पता है। काफी लोग भी ऑडियो वीडियो डाल के कह दिया आज जारी नहीं होगा, लेकिन उनको जोर का झटका धीरे से लगा। उनको यह पता नहीं था कि क्या हो जाएगा। कहा मैंने कि आपके आचार संहिता से पहले दस्तावेज सत्यापन कराने की कोशिश है, वो कोशिश पूरी हुई। और यह भी कहा था कि आचार संहिता से पहले आपका कैलेंडर जारी होगा, जिला आवंटनों का रिजल्ट जारी होगा, वो भी हुआ है। और आप लोग स्कूलों में जाओगे, वो भी होगा। कल से मैं लाइव नहीं आया था, आपने देखा होगा कुछ काम होने के बाद, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो मैं लाइव नहीं आया, लेकिन वो लाइव में बाद में 5:15 बजे इसलिए आया आप लोगों को सूचना लेवल 2 को सूचना देने के लिए। कल आपका जो कैलेंडर जारी हुआ तो मैं लाइव नहीं आया, क्योंकि यार मेरा काम है काम करवाना। काम करवाने के बाद ये नहीं कि मुझे धन्यवाद हो इसलिए नहीं, लेकिन बीच में लाइव इसलिए आने लग गया कि लोग जो लंबी लंबी फेंकते हैं उनकी पोर्ट खोलने के लिए भी, क्योंकि घर बैठे वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं, ये सबको सच्चाई का पता है काम कौन कर रहा है और काम कैसे होता है। सीना ठोक के कहते हैं काम करवाते हैं। इसलिए दोस्तों रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों, आप अपने जिला परिषदों में पहुंचे। आपका जो वादा किया मैंने पूरा किया है। जल्दी आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, इसलिए किसी के बेखाऊ नहीं आए। सबसे पहले आप लोगों को हर चीज से आपको अपडेट करवाइए, और अपडेट 3 ही फील्ड में मैदान में रहकर काम किया है और आपको मंजिल तक पहुंचाने का जो वादा किया वो भी पूरा किया है। इसलिए जब भी कोई संकट आया, रीट लेवल फर्स्ट पे सेकंड पे उपेंद्र यादव आपके साथ था। इसलिए रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं। आप स्कूलों जो जिला परिषद में पूछो, उसके बाद हम स्कूलों में पहुंचे। हर चीज आपको अपडेट की है। इसके अलावा दोस्तों रीट लेवल प्रथम के लिए लोग उसके लिए भी वाह झूठे वीडियो डाल के कह रहे हमने पहले ही आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होता। पहली सुनवाई में यदि कुछ नहीं होता, पहली सुनवाई में उनकी याचिका खारिज हो जाती है। हमें पता है कि हम दिल्ली में पड़े रहे हमारी पूरी टीम के साथ। 3 घंटे तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब से मेरी मीटिंग में मैंने पूरा मामला समझाया। सीनियर एडवोकेट हमने बताया, लगातार मेहनत की, सरकार पे दबाव बनाया, सरकार से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भिजवाया, वहां यहां से 2 अधिकारी गए, उनको ब्रीफ किया। 1 मार्च को जब सुनवाई, उस दिन ब्रीफ मैंने की,
4 मार्च को यहाँ से 2 अधिकारी गए, डीओ लीगल अजमेर, डीओ लीगल जयपुर, उन्होंने ब्रीफ किया। हर उस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब ने बहुत अच्छी पैरवी की, हमारे एडवोकेट ने अच्छे पक्ष रखा, जिसके बदौलत हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। और जो गार्डन में, हेवेंस किस गार्डन में मैंने जो वादा किया था उन अभ्यर्थियों से जो आए थे, जिनकी आंखों में आंसू थे, डर था कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस बाधा को दूर भी करेंगे और आपके चेहरों पर खुशी आएंगी, वो खुशियां वापस आ चुकी है। रीट लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों, मुझे पता है कब क्या करना है। एक बार कुछ लोगों की ज्वाइनिंग बाकी है, 5 तारीख तक लास्ट थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ रुके हैं, तो कुछ थोड़ा सा समय और इंतजार करो। मुझे पता है, मैं मिल रहा हूँ मंत्री जी से और मैं बात भी रख रहा हूँ कि जल्द से जल्द डेटा मंगवाया जाए और आपका रिसेबल वेटिंग जारी हो। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है, मुझे प्राथमिकता के साथ आपसे जो वादा किया वो पूरा करना है। लोगों की वीडियो तो देखो, कोई बात नहीं, कम से कम बेचारे के उसके तो लाइक और वो तो आ जाएंगे ना, कि कितने लोगों ने देखा, व्यूज तो आएंगे ना, पैसे तो आएंगे ना। देखो कोई दिक्कत नहीं, काम तो संकट में तो आपका भाई साथ रहेगा। हालांकि कुछ लोग अभी भूख लागेंगे, लेकिन कोई यादव घबराने वाला नहीं है, सीना ठोक के काम करता है, चले देखे काम करता है, सच्चाई को कोई नहीं हरा सकता। अब बात करना चाहूंगा रीट लेवल फर्स्ट की, मैंने बताई दी, सेकेंड लेवल की बता दिया। अब मैं करना चाहूंगा संस्कृत विभाग की बात, जो रीट लेवल साइंस में की जो अभ्यर्थी 2017 के हैं 2 के। दोस्तों 5 तारीख को हमारी टीम, जिसमें सुरेश कुमार जी थे, जिसमें पवन कुमार जी थे, जिसमें अभिषेक भाई था, वो 4 बजे मंत्री जी के सुभाष गर्ग जी के पास पहुंच गए थे, 4 बजे शाम को, और रात को 9 बजे वहां से निकले थे। और मंत्री जी से उस डिस्कस वाली फाइल पे लिखवा कर के यहाँ डिस्कस हो चुका है, और वही मीटिंग अधिकारियों को, जो हरजीराम जी अटल जी निदेशक महोदय जी हो और बोर्ड साहब हो, सभी अधिकारियों को बुलाकर, बोर्ड साहब नहीं थे, निदेशक महोदय जी, बुलाकर उसको डिस्कस किया और उसने सहमति जताई और कहा बच्चों आप जाओ। और कल फिर मैं खुद उन सभी साथियों के साथ मैं खुद प्रदीप बोर्ड साहब से मैं खुद मिलके आया हूँ। प्रदीप बोर्ड साहब ने कहा आपका काम चला है, भगवान ने चाहा आज आप लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। आज और कल में आपका जो रिसफल और वेटिंग, आपका जो द्वितीय वरीयता सूची जारी हो रही है वो हो सकती है, क्योंकि वो पूरी टीम लेवल 2 की जो साइंस मैथ के लिए जो लड़ रही है 17 के लिए, बहुत जबरदस्त टीम है। मैंने उनमें जज्बा देखा, 10 बजे जाके खड़े हो जाते हैं, मुझे कहते हैं भाई साहब आ जाओ। जब भी मैं समय निकाल कर उनके लिए जाता हूँ, कल शाम को भी उनके साथ था, दोपहर में उनके साथ था। वो 5 तारीख को वो मंत्री जी के वहां रहे और उनकी मेहनत का परिणाम मिलने वाला, मैं खुद मिलकर आया था। तो लेवल 2 2017 संस्कृत विभाग के साइंस मैथ वालों के लिए ये खबर है, आज और कल में कभी कुछ खबरें मिल जाएगी। क्योंकि रात को मेरे मंत्री जी के वहां बात हुई थी, तो मंत्री जी ने कहा कि हमने निर्देश दे दिए, कल आपके आदेश हो जाएंगे। कल के लिए मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आज और कल, कि कई लोग पकड़ लेते भूपेन्द्र यादव तो कल के लिए कहा, कल क्यों नहीं आया, इसलिए। हालांकि ऐसा तो नहीं हुआ, उदाहरण देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं एक दिन मैंने एक्स्ट्रा बताया। तो संस्कृत विभाग के अभ्यर्थी को आज और कल में खुशखबरी मिल सकती है, जो लगातार हमारी टीम मेहनत कर रही है, लगातार मंत्री और प्रदीप बोर्ड साहब से मिल रहे हैं, हरजीराम अटल जी से मिल रहे हैं, जिसका परिणाम आज और कल मिल जाएगा। आप लोगों को चेहरे पे खुशियां होगी। हाँ, दूसरी तरफ 2016 साइंस मैथ के अभ्यर्थी भी, यदि वो लोग प्रयास करते, मेरी बात मानते, मेरी रणनीति के अनुसार चलते, तो आज उनको आचार संहिता से पहले खुशखबरी मिल सकती थी। मैंने कई बार कहा था कि आप हाईकोर्ट में याचिका लगा के फैसला करा सकते हो, आपको सीनियर एडवोकेट की भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपका पक्ष मजबूत है, कोर्ट में आप 100% जीतोगे। क्योंकि 2018 के बाद 2016 की काउंसलिंग हुई थी, ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, तो डीओबी का सर्कुलर उसके बीच में नहीं आ रहा। आप तो कोर्ट में, क्योंकि यही सिद्ध करना था कि 2016 और 18 जो साइंस मैथ का मामला था, एक साथ हल हुआ था, एक साथ उसका फैसला आया था। काउंसलिंग उसकी 2018 के पहले हुई थी और 16 की बाद हुई थी। ऐसे में हमारा द्वितीय वरीयता सूची जारी की जाए, बहुत जल्द, किसी भी एडवोकेट से ज्यादा पैसा नहीं लेता, उससे भी आप आदेश करवा सकते थे और आचार संहिता से पहले आप लोगों का काम हो सकता था। लेकिन आपकी लापरवाही ने आपको आचार संहिता के बाद तक धकेल दिया। फिर भी आपसे यही कहूंगा कि आप जल्द से जल्द काम करवाएं, जिससे आप लोगों का काम हो सके। रही बात 2016 अंग्रेजी के मामले में, दोस्तों अंग्रेजी के लिए जो उनकी मीटिंग हुई थी लीगल विभाग की, उन्होंने कहा था कि अपील की जाएगी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्री महोदय जी को, जिन्होंने अधिकारियों को कहा कि उसको रिमार्क किया कि एक बार से पुनः विचार किया जाए। 2016 के अंग्रेजी के वो अभ्यर्थी एक बार मुझसे आकर मिले, मैं उनको बताऊंगा किस तरीके से क्या काम करना है, क्योंकि एक बार फिर मंत्री जी ने आपके मामले को जीवित करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अधिकार का पुनः विचार किया जाए इस मामले में रिमार्क किया है।
जो शिक्षा मंत्री जी की एक बहन है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी एक बार तुम्हें मिलना होगा, मैं और मिलूंगा आपके साथ, जिससे वो उसको जो अपील को 9 अपील में बदला जाए और आपकी नित्य वरीयता सूची में। ये 2016 अंग्रेजी वालों के लिए है। हालांकि लोग तोड़ मरोड़ के बात पेश कर रहे हैं, देखिए सच्चाई है शिक्षा मंत्री जी की वजह से ये मामला दोबारा पुनर्विचार के लिए आया है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, संस्कृत विभाग वाला मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों हाँ, HM भर्ती है, हेडमास्टर भर्ती, सेकंड ग्रेड भर्ती, SI भर्ती। अब लगातार इन लोगों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं। दोस्तों इस संबंध में 11 तारीख को मैं आरपीएससी अजमेर के बाहर मार्केट होकर उनसे मिलने की प्लानिंग बना रहा हूँ और मैं 11 तारीख को वहां पूछूंगा। अभी तक ये क्योंकि अभी तक कोई संभावित है, क्योंकि अभी तक मेरे कोई काम नहीं फिक्स मैंने 11 तारीख की है। जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे HM का हो, चाहे SI का हो, वो 11 तारीख को मेरे को वहां मिले। हम सब मिलकर आरपीएससी चेयरमैन और सचिव से मिलकर दबाव बनाएंगे, ज्ञापन देंगे कि हमारे इन सभी भर्तियों का परिणाम जारी किया जाए। और जो हिंदी का मामला था उसमें भी आरपीएससी ने क्या किया, उसमें क्या जांच करवाई, क्या हुआ, निष्पक्ष उसकी जांच की जाए और यदि उसमें गड़बड़ी पाई जाती है उसके अनुसार वो कार्रवाई करे। तो ये 11 तारीख को HM भर्ती, सेकंड ग्रेड और SI भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए सूचना है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले, 4 मार्च को मिले और मुख्यमंत्री जी को मैंने एक बात रखी थी कि प्रत्येक विभाग में जितने पद खाली हो भर्तियां निकाले जाए और जिसकी शुरुआत सरकार ने की राजस्थान पुलिस भर्ती की, जो 10,000 कांस्टेबल पदों पर भर्तियां निकालकर SI के पदों पर निकालकर एक अच्छी शुरुआत की है। और मेरा प्रयास है टेक्निकल विभाग हो, चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत विभाग, हर विभाग में भर्तियां ही, क्योंकि जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, चाहे प्रति वर्ष जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, उन पदों पर भर्तियां निकालनी सरकार को होगी। ये हम प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए मैं पूरा दबाव बनाऊंगा। सरकार के चुनावी माहौल है कि प्रति वर्ष जितने रिटायर्ड होते हैं उतने पदों पर भर्तियां निकाली जाए प्रत्येक विभाग में। कहीं मत कहना कि हमारे लिए नहीं कहा, मैं हर विभाग की बात करूं, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे टेक्निकल विभाग, हर विभाग में, चाहे शिक्षा विभाग हो, हर विभाग में भर्तियां निकाली जाए। क्योंकि ITI वालों के कई लोगों को कॉल आते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी थी, राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल पदों पर भर्तियां ही है, तो काफी लोगों को इसमें साथ लिया, लेकिन अन्य विभागों में भर्तियां हैं। दोस्तों एक चीज और बता दूं आप लोगों को, काफी लोगों की मैं बात ये देखता रहता हूँ कि जो हमने मांग रखी थी कि भविष्य में होने वाली रीट एक पैटर्न चेंज किया जाए, उसका पैटर्न ये रखा जाए, आरपीएससी के माध्यम से करा जाए और मेरिट प्रदेश स्तरीय होनी चाहिए और रीट और आरटेट पात्रता और उसके बाद शिक्षक भर्ती हो और आरपीएससी के माध्यम से हो। ये मैंने बात रखी थी, दोबारा मैं मिलकर इसको लागू कराने की कोशिश करूंगा। जल्द से जल्द रीट शिक्षक भर्ती, रीट पात्रता और उसके बाद शिक्षक भर्ती हो, सरकार निकाले, इसका भी मैं प्रयास करूंगा, लेकिन नया पैटर्न होना चाहिए। कई लोगों ने वेटेज की वजह से, वास्तव में कई लोगों के साथ गलत हुआ था। बाहरी राज्यों का कोटा वाला मामला मैंने उठाया था, वेटेज वाला भी उठाया, कई मामले उठाए थे। लेकिन दोस्तों कई लोग आते हैं ना, छेदी लाल आके कहते हैं कि उपेन्द्र यादव ने मामले उठाए, क्या हुआ? अरे उपेन्द्र यादव ने तो मामले उठाए थे, लेकिन उपेन्द्र यादव को जेल में डाल दिया गया उन मामलों के लिए। लेकिन किसी ने भी उस समय आवाज नहीं उठाई। यदि तुम लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर जाते, जब उन मामलों को मैंने मंत्रिमंडलीय समिति में शामिल करवा लिया था, सरकार को मजबूर कर दिया था उस मामलों को लेकर वार्ता करने के लिए, और हमारी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं मिला और वो दोनों मामले, चाहे वेटेज का हो चाहे बाहरी राज्यों का कोटा, वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं भूला नहीं हूं, समय आने पे मैं सब चौका लगाऊंगा। मुझे याद है, मेरी प्राथमिकता है कि बाहरी राज्यों का कोटा कम हो, राजस्थान का अभ्यर्थियों को मौका मिले, और जब नया पैटर्न लागू हो जाएगा शिक्षक भर्ती और पात्रता, तो वेटेज बेसिक खत्म हो जाएगा। लागू करवाया, वेटेज खत्म, और बाहरी राज्यों का कोटा कम वाला मुझे पता है, वो मेरी प्राथमिकता है। अब क्योंकि मैं इतना उलझा हुआ हूं, कभी रीट वाले आते हैं, कभी एलडीसी वाले आते हैं, कभी सेकंड ग्रेड आते हैं, कभी लेवल फर्स्ट, कभी रिसर्च वेटिंग, मैं फ्री हो ही नहीं पा रहा। एक इंसान हूं मैं, फ्री हो ही नहीं पा रहा, कहां बात रखा हूं। लेकिन जैसे ही मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुझे पर्सनल समय चाहिए, कई भर्तियों को लेकर डिस्कस करना है, कई चीजों का, तो जैसे मुझे समय, डिप्टी सीएम जो हमारी युवा ऊर्जावान है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, उनसे मैं जल्द मिल रहा हूँ, क्योंकि अब कुछ ना कुछ रास्ता निकालना होगा, चाहे बाहरी राज्यों का मामला हो, चाहे अधिकारियों को जो गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई। दोस्तों तो डिप्टी सीएम से मिलकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समयबद्ध भर्तियां हो, हर विभाग में भर्तियां हो, जितने लोग रिटायर्ड उनमें भर्तियां हो, बाहरी राज्य का कोटा कम हो, और जितनी लंबित भर्तियां वो तुरंत पूरी हो, और जिनका परिणाम जारी नहीं हो परिणाम जारी हो। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन से मेरी जल्दी मीटिंग होने वाली है, कल होने वाली थी, लेकिन वो अजमेर आरपीएससी चले गए थे, नहीं हो पाई थी, और मीटिंग होने के बाद आपको अपडेट दूंगा। लेकिन आरपीएससी में भी मैं 11 तारीख को जा रहा हूँ, सेकंड ग्रेड और हेडमास्टर और एसआई भर्ती के परिणाम को लेकर।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने तमाम चीजें आपको बताई है। कुछ लोग, हालांकि मैं उनके लिए एक पर्सनल आपको वीडियो डालूंगा अलग से ही, लेकिन इतना कह सकता हूँ मेरे ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कमिश्नर साहब, एसपी साहब और कलेक्टर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है। जल्दी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेरे ट्विटर जिसमें 11,000 से ज्यादा फॉलोवर थे उसको हैक कर लिया गया। पहले यूट्यूब चैनल को हैक किया गया था। कुल मिलाकर काफी बड़ी साजिश रची जा रही है, लेकिन उपेंद्र यादव साजिश से डरने वाला नहीं है। वो जेल में भी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैंने नया ट्विटर अकाउंट बनाया उपेंद्र यादव ऑफिशियल के नाम से, आप सब लोग उससे जुड़े, क्योंकि मैं कई बार कोई भी अर्जेंट कोई सूचना होती है या कोई न्यूज होती है तो मैं ट्वीट कर देता हूँ, आप लोग वहां भी जुड़े। और उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है। राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ के नाम से कोई यूट्यूब चैनल था, किसी ने हैक कर लिया था, लेकिन मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है उपेंद्र यादव बेरोजगार महासंघ, जिसमें 19,000 से 18-19,000 के करीब लोग जुड़ गए हैं। आप भी जुड़े, जो भी अपडेट होगी मैं यहाँ देता रहूंगा। उपेंद्र यादव के नाम से मेरे फेसबुक आईडी है, जिसमें 67,000 से ज्यादा लोग फॉलोवर हैं, तो आप उससे भी जुड़े। दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगा, लगातार आप लोगों के लिए मैं प्रयास करता रहा हूं, संघर्ष करता रहा हूं। जब तक मेरे अंदर साहस है मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। किसी व्यक्ति से डरने वाला नहीं। यदि कोई वीडियो देख रहा है ना, उनको खुला चैलेंज है, इतना दम तुम्हें लगाना लगा लेना, कोई नहीं आपसे घबराएगा नहीं। जब भगवान साथ है तो कोई हराने वाला नहीं। जितना दम लगाना लगा लो। क्या करो, तुम प्लानिंग करते हो, बनाओ प्लानिंग। लेकिन जिस दिन मैंने प्लानिंग बनाई ना, उस दिन आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हुई है। लेकिन अभी भी समय है, तुम सुधर जाओ। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजना है, क्योंकि लेवल 2 के अभ्यर्थी को पता चले कि हमें क्या करना है। लेवल फर्स्ट वालों को मैंने सूचना दे दी है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एचएम भर्ती एसआई के लिए बता दिया, और एलडीसी 2018 के लिए मैंने बता दिया। मीटिंग होती है, मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों पुलिस भर्ती वाले तैयारी कर रहे हैं, और नई भर्ती के लिए भी मैं मांग कर रहा हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, एक रीट लेवल प्रथम के लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगेगी, उसे हमें खतरा है। दोस्तों पुनर्विचार याचिका लगभग 99% खारिज होती है, और वो चैम्बर कोर्ट में लगती है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो एक बार फिर खारिज होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अपीलिंग वाला केस चल रहा है, जिसकी 4 अप्रैल को सुनवाई है, उसको लेकर भी काफी लोग चिंतित है। मैं इतना बता दूं दोस्तों, पहले भी मोहन बंजारा जैसी कई याचिकाएं जोधपुर हाईकोर्ट में लगी थी, और वो उनके विपरीत आया था फैसला। और एक याचिका और लगी थी जिसको त्रिलोकाराम से जोड़ा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में त्रिलोकाराम के खिलाफ सरकार ने स्टे ले रखा है। इसलिए आप लोग इस याचिका से ना घबराएं, क्योंकि काफी लोग आपको भयभीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग नो टेंशन हो, क्योंकि मुझे हर चीज का पता है, कब कैसे क्या करना है और क्या परिणाम देना है, जो आपके सामने